कैसे हैं दोस्तों। फिलिस्तीन की पिछली 150 साल की तारीख कॉन्फ्लिक्ट, जंगों, साजिशों, गद्दारियों और जुल्म सितम की दास्तानों से भरी पड़ी है। 19वीं सदी के आखिर तक फिलिस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। 3 मजहबों के पैरोकार यानी मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए ये मुकामात बहुत मुकद्दस मुकाम रखती थी, क्योंकि ये सरजमीन फिलिस्तीन अपने दामन में 3 मज़ाहिब की सकावत, तारीख और कदीम मजहब मुकामात समेटे हुए है। 1878 में सल्तनत उस्मानिया के दौर में की गई जनगणना के मुताबिक फिलिस्तीन पर उस वक्त 87% मुसलमान और 90% ईसाई और 4% यहूदी आबाद थे। उस दौर में यहूदियों के साथ दुनिया भर में बहुत बुरा सलूक किया जाता था, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के इलाकों में रहने वाले यहूदी बेहतर जिंदगी गुजार रहे थे और उनमें अपनी अलग यहूदी रियासत भी जोर पकड़ने लगी थी। फिलिस्तीन, जो कि मजहबी और स्ट्रेटेजिक लिहाज से यहूदियों के लिए बहुत बेहतर थी, उसके सिवाय पूरी दुनिया में और कोई जगह उनके मुताबिक नहीं थी। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद, जो यहूदियों के इन इरादों से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए वो यहूदियों की फिलिस्तीन में खरीदारी और हिजरत में रुकावट बने रहे। 20वीं सदी के आगाज तक सल्तनत उस्मानिया बहुत कमजोर हो चुकी थी। पहली जंग अजीम में इत्तेहादियों यानी फ्रांस, बरतानिया, रूस और अमेरिका के मुकाबले में सल्तनत उस्मानिया ने सेंट्रल पावर यानी जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और बल्गारिया वगैरह का साथ दिया था। सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त देने के लिए बरतानिया को मकामी अरब लीडरों की जरूरत थी, यानी अगर वो बगावत करें तो ही सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा जा सकता था। इसलिए मिस्र में बरतानवी कमिश्नर सर हेनरी मैकमहन ने शरीफ मक्का हुसैन इब्ने अली बिन हाशिम के साथ जुलाई 1915 से मार्च 1916 तक 10 खतों का तबादला भी किया। इस खतों किताब में बरतानवी हाई कमिश्नर ने शरीफ मक्का को सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ मदद के लिए अरब इलाकों को आज़ाद कराने की पेशकश भी की थी। फिर शरीफ मक्का ने अरब इलाकों और फिलिस्तीन का कंट्रोल हासिल करने के लिए बरतानिया की मदद की हामी भर ली। इसलिए शरीफ मक्का ने पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत कर दी। दूसरी तरफ बरतानिया ने यूरोप और अमेरिका में मौजूद ताकतवर यहूदियों की हिमायत हासिल करने के लिए फिलिस्तीन में इनको नए वतन की पेशकश कर दी। इसी वजह से नवंबर 1917 में बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा आर्थर बाल्फोर ने बरतानवी यहूदी रहनुमा लॉर्ड रोथशाइल्ड को खत लिखा। इस खत में यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक यहूदी रियासत के क़याम का यकीन दिलाया गया। इस ऐलान को तारीख में ऐलान बाल्फोर यानी बाल्फोर डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। इस तरह बरतानिया फिलिस्तीन के मामले पर अरबों के साथ डबल गेम खेलता रहा। यहूदियों को फिलिस्तीन में जगह देना बरतानिया का स्ट्रेटेजिक मुफाद रखता था, इसलिए उसने अरब के बजाय यहूदियों को अर्ज़ फिलिस्तीन देने का सोच लिया। फिलिस्तीन की जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या थी? यहूदियों का फिलिस्तीन पर कंट्रोल बरतानिया, अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक के लिए क्यों ज़रूरी था? ये सब हम आपको दिखाएंगे सामिर खान व्लॉग की सीरीज इसराइल का क़याम में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, पहली जंग अजीम में शिकस्त के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया के इलाकों पर यानी शाम, उर्दन, इराक, लेबनान, फिलिस्तीन पर इत्तेहादियों का कब्जा हो गया। फिलिस्तीन का इलाका बरतानिया के कब्जे में आ गया। अब हालातों को देखते हुए ज़ियोनिस्ट मूवमेंट यानी सहूनी तहरीक में तेजी आ गई। उस वक्त दुनिया भर की यहूदी तंजीमें अरबों से महंगे दामों में ज़मीनें खरीद रही थीं। दुनिया भर से यहूदी हिजरत करके फिलिस्तीन में आबाद होने लगे थे। फिलिस्तीन में बढ़ती हुई यहूदी आबादी ने मुकामी अरबों की आबादी को परेशानी में डाल दिया। अरबों और यहूदियों में कशीदगी के हालात भी पैदा होने लगे। फिलिस्तीन की अरब आबादी ने बरतानवी इंतजामिया के खिलाफ यहूदियों की बढ़ती हुई आबादी को देखकर 1936 से 1939 तक एक बगावत कर दी। इससे फिलिस्तीन में बदअमनी फैलने लगी। बरतानवी इंतजामिया का मुल्क में निज़ाम संभालना मुश्किल हो गया। दोनों आबादियों का एक दूसरे के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयों ने बरतानिया के लिए मसाइल पैदा कर दिए। बरतानिया ने इस मसले के हल के लिए पील कमीशन तैयार किया। पील कमीशन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ दी। अरब आबादी ने पील कमीशन की इस राय को मुस्तरद कर दिया। अरब फिलिस्तीन की सरजमीन को किसी भी कीमत पर तकसीम करने के खिलाफ थे। पील कमीशन की नाकामी के बाद बरतानिया ने इसके हल के लिए और भी कोशिशें की।
کہ किसी तरह अरब इस मसले के हल के लिए किसी एक राय पर सहमत हो जाएं। इन कोशिशों में वुडहीट कमीशन रिपोर्ट और वाइट पेपर ऑफ 1939 वगैरह भी शामिल हैं। बरतानिया की इन तमाम कोशिशों में एक बात तो साफ थी, और वो ये थी कि बरतानिया फिलिस्तीन के मसले के किसी भी हल में यहूदियों को उनकी आबादी और ज़मीन की मिल्कियत के तनासुब से बढ़कर हिस्सा देना चाहता था, जबकि फिलिस्तीन के मुस्तकबिल के लिए अरब आबादी यहूदियों के फिलिस्तीन में किसी भी तरह के रोल के लिए सब खिलाफ थी, और वो फिलिस्तीन से यहूदियों को किसी भी तरह निकालना चाहती थी। एक तरफ तो बरतानिया इस तनाज़े की हल के लिए कोशिशें कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ यहूदियों की बड़ी तादाद फिलिस्तीन में हिजरत करती रही। 1918 में फिलिस्तीन की बरतानिया के कंट्रोल में आ जाने के बाद 1946 तक 4.25 लाख यहूदी यूरोप से आकर फिलिस्तीन में आबाद हो चुके थे। इस हिजरत की वजह से आबादी की डेमोग्राफी बहुत मुतासिर हुई। बरतानिया के कब्जे के इन 30 सालों में यहूदी 6% की छोटी सी आबादी से बढ़कर 33% की एक बड़ी आबादी बन गए थे, या आप इसे दूसरी बड़ी आबादी भी कह सकते हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में नौ आबादियत का खात्मा होने लगा, तो 1947 में बरतानिया ने फिलिस्तीन से अपना कंट्रोल ख़त्म करके वापस जाने का फैसला कर लिया। जाते जाते बरतानिया ने फिलिस्तीन के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्रोल में छोड़ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने फिलिस्तीन के मसले का हल निकालने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसे यूनाइटेड नेशन स्पेशल कमेटी ऑन पैलेस्टाइन कहा जाता है। इन 11 मुल्कों की कमेटी के जिम्मे फिलिस्तीन के मुस्तकबिल को बनाने का टास्क था। अरब लीडर्स ने अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी को गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। अरब लीडर्स ने अपनी आवाम को भी कमेटी के किसी ताउन के लिए मना कर दिया, जबकि यहूदियों की तंजीम जेविश एजेंसी और जेविश नेशनल काउंसिल को अरब लीडर्स के बायकॉट की वजह से खुला मैदान मिल गया। यहूदियों की तंजीमों ने पूरी ताकत और वसाइल के साथ यूनाइटेड नेशन के कमेटी में लॉबिंग शुरू कर दी। कमेटी ने फिलिस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने और लोगों के हालात जानने के बाद मसले के हल पर गौर करना शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी फिलिस्तीन के हल के लिए इख्तिलाफात का शिकार हो गई। कमेटी ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम करने की राय दी। इन 7 ममालिक में ज़्यादातर मगरबी ममालिक थे, जबकि 3 ममालिक ने फिलिस्तीन को तकसीम न करने की तजवीज़ दी थी, मगर कमेटी ने अक्सरियत की बुनियाद पर फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाली तजवीज़ को मान लिया। इसी कमेटी ने फिलिस्तीन की तकसीम का मुकम्मल प्लान भी पेश किया कि फिलिस्तीन का कौन सा हिस्सा यहूदियों को दिया जाए और कौन सा अरबों को। दोस्तों, अब हम आपको फिलिस्तीन की ज्योग्राफी अहमियत के बारे में बताएंगे। अगर आप नक्शे में गौर से देखें तो फिलिस्तीन मशरिक़ वस्ता में वाक़या है। यहाँ हम फिलिस्तीन के पास वो खित्ता देख रहे हैं जो आज इसराइल के पास भी है। फिलिस्तीन के शुमाल और मशरिक़ में मौजूद अरब ममालिक जैसे उर्दन, इराक, शाम और सऊदी अरब मौजूद है, जबकि इसके मगरिब में अफ्रीका का अरब मुल्क मिस्र मौजूद है। ये सारा खित्ता तेल की दौलत से माला माल है। फिलिस्तीन के शुमाल मगरिब में बहरा रोम है, जिसके दूसरी तरफ कब्रस, तुर्की, यूनान और यूरोप के दूसरे ममालिक वाक़या हैं। इस तरह फिलिस्तीन 3 बर्रे आज़मों यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में मौजूद है, और यूरोप से एशिया या अफ्रीका जाना है तो फिलिस्तीन के अलावा किसी दूसरे ज़मीनी रास्ते से जाना मुमकिन ही नहीं है। इसी तरह फिलिस्तीन यूरोप और अफ्रीका जाने के लिए पुल का काम करता है। इसी लोकेशन की वजह से फिलिस्तीन दुनिया का एक अहम स्टेट है, लेकिन यहाँ फिलिस्तीन की लोकेशन के फ़वाइद ख़त्म नहीं होते। जनूब में इसका किनारा खलीज अकबा को लगता है। अकबा के मगरिब में सऊदी अरब, जबकि मिस्र का सहराए सीना लगता है, जो सुएज़ कैनाल तक फैला हुआ है। खलीज अकबा के आगे जाकर बहराए अहमर या रेड सी है। इसी तरह फिलिस्तीन या मिस्र ही 2 ऐसे ममालिक हैं जिनको बहराए रोम या बहराए अहमर लगते हैं। एशिया यूरोप के दरमियान होने वाली तमाम समुद्री तिजारतें पहले बहराए अहमर आती हैं, फिर सुएज़ कैनाल क्रॉस करके ये बहराए रोम में चली जाती हैं। दुनिया की बहरी तिजारत की रीढ़ की हड्डी यानी नहर सुएज़ कैनाल फिलिस्तीन से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। इस तरह नहर सुएज़ से गुजरने वाली तमाम तिजारत पर नजरें रखना हो या इसे कंट्रोल करना हो या इसे बंद करना हो तो बहरी बेड़ों की फिलिस्तीन के पानियों में मौजूदगी से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं है। दोस्तों, इसराइल के क़याम की सीरीज़ में बस इतना ही, लेकिन इसकी पूरी कहानी हम आपको अपने अगले व्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज़ खान।